हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेसन सेशन एकेडमी। तो अब हम यहाँ पे एक न्यू चैप्टर के साथ मिल रहे हैं। अब हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे, जिसका टाइटल है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ों को, जो आपके आसपास चीज़ें दिख रही, मटेरियल्स मतलब एनीथिंग, कोई भी चीज़, उन सारे मटेरियल्स को हमें क्या करना है, उनकी छटाई करनी है। सॉर्टिंग मतलब क्या, छटाई करनी है, और फिर छाट के हमें क्या करना है, उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांटना है। और वो ग्रुप्स किस किस चीज़ के बेसिस पे बनेंगे वो हम चैप्टर में देखेंगे। मे बी शेप पे, साइज़ के बेस पे, या कलर पे, या उनकी किसी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। तो हम चीज़ों को, जो भी मटेरियल्स हमारे आसपास है, सारे ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो इस पृथ्वी पे जगह घेर रही है, उन सबको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। और मटेरियल्स यानी कि उन सारी मटेरियल्स को हम उनकी छटाई करेंगे इनटू अलग अलग ग्रुप्स में। तो इसका फर्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं ऑब्जेक्ट अराउंड अस। तो एक्चुअली में सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट होता क्या है, मैंने बताया जो भी स्पेस घेरेगा, जो भी जगह घेरेगा अर्थ पे, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तब ऑब्जेक्ट होता क्या है, मतलब हमारे आसपास किस टाइप के ऑब्जेक्ट आपको दिखते हैं। अगर आप अपने आसपास देखें तो आप हर जगह कोई ना कोई ऑब्जेक्ट देखेंगे। तो आप कुछ भी देखते हैं, चेयर देखते हैं, टेबल देखते हैं, वाटर, स्टोन, ये सारी चीज़ें क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप इस डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है कि इस टाइप की आप ऑब्जेक्ट हर जगह कहीं ना कहीं देखते रहते हैं, तो ये कुछ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है। लॉक है, सीडी है, मोबाइल फ़ोन, इरेज़र, ग्लास। तो ये सारी चीज़ें आपको नियर बाय आपके आसपास कभी ना कभी दिखी होगी। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अब अगर हम इन्हें, इनकी सॉर्टिंग करनी है, मतलब इन्हें ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करेंगे, किस बेसिस पे आप इसको अलग करेंगे, किस बेसिस पे आप इसको अलग करेंगे। तो आपको पहले एक माइंड में एक रूल बनाना पड़ेगा कि हाँ, इस बेसिस पे मेरे को अलग करना है। तो मे बी आप इनके साइज़ के बेसिस पे अलग कर सकते हैं। अब आपने सोच लिया कि जो राउंड है उनको मैं एक साइड एक ग्रुप में रख दूंगा, और जो राउंड नहीं है उनको मैं दूसरे ग्रुप में रख दूंगा। तो ऐसी चीज़ें पे आप डिवाइड कर सकते हो। तो मे बी आप राउंड के बेसिस पे डिवाइड कर दे, या फिर आप ऐसा कर ले कि वो चीज़ें जो मैं खा सकता हूँ, ईटेबल है, वो इधर है, और जो नहीं खा सकता वो इधर है। तो मतलब आप किसी न किसी बेसिस पे चीज़ों को डिवाइड कर सकते हो। तो मे बी आप ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर सकते हो राउंड इन शेप में, कि मतलब राउंड इन शेप में है तो उसको अलग कर दिए। तो इसके बेसिस पे आपके दो ग्रुप्स बन जाएंगे, ऐसे मटेरियल जो राउंड इन शेप में, और ऐसे मटेरियल जो राउंड इन शेप में नहीं है। या फिर आपने इस बेसिस पे डिवाइड कर दिया कि जो ऑब्जेक्ट आप, मतलब जो ऑब्जेक्ट आप खा सकते हो, एडिबल है, आपके खाने लायक है, उसको आपने अलग ग्रुप में रख दिया, और जो नहीं खा सकते उसको अलग ग्रुप में रख दिया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं प्लास्टिक के बने होते हैं, बट बाकी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं, सारी चीज़ें प्लास्टिक की बनी है, कुछ मेटल्स की बनी है, कुछ मिट्टी की बनी है। तो आप इसके बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हो कि जो प्लास्टिक का बना है उसको अलग ग्रुप्स में रख दिया, और बाकी सारे मटेरियल्स को अलग ग्रुप में रख दिया। या फिर आप एक से दो से ज़्यादा भी ग्रुप बना सकते हो, एक प्लास्टिक का ग्रुप, एक ग्लासेस का, मतलब जो ग्लास के मटेरियल्स होंगे, जो मिट्टी के होंगे, उनको अलग बना दो। तो आप ऐसे अलग अलग बेसिस पे आप खुद से भी ग्रुप बना सकते हो। तो यही आपको एक्टिविटी 1 में करना है, कि आपको चीज़ें कलेक्ट करनी है आपके अराउंडिंग सराउंडिंग से, जितनी आपको हो सके, और फिर उसको डिवाइड करना है अपने बेसिस पे। तो यहाँ पे आपको इतना तो पता चल गया कि ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। तो हमारे को इतना पता चल गया कि हमारे आसपास जितने, वो किसी न किसी चीज़ से मिलके बनी है। मतलब वो जिस छोटी चीज़ से मिलके बनी है, ऑब्जेक्ट किसी चीज़ से मिलके बना है, उसे हम मटेरियल्स बोल रहे हैं यहाँ पे। तो वो मटेरियल्स एक भी हो सकते हैं, या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक मटेरियल से भी मिलके बना हो सकता है, या एक से ज़्यादा मटेरियल से मिलके भी बना सकता है। और वो मटेरियल्स क्या क्या हो सकते हैं, ग्लास हो सकता है, मेटल हो सकता है, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। तो इन सब चीज़ों से मिलके ऑब्जेक्ट बने होते हैं। तो या फिर सिर्फ सॉइल से मिलके, अगर हम मिट्टी के घड़े की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ सॉइल से मिलके बना है। और जो हम फर्नीचर वगैरह यूज़ करते हैं वो वुड से मिलके बने हैं। प्लास्टिक के भी फर्नीचर होते हैं, कुछ ऐसे फर्नीचर्स भी होते हैं जिसके अंदर वुड भी होता है, मेटल भी होता है। तो मतलब उनका बेस जो होता है वो वुड का होता है, तो वो एक से ज़्यादा मटेरियल से मिलके बने, मेटल्स के भी होते हैं, वुड के भी होते हैं। तो ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट जो हैं, वो हर ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक या एक से ज़्यादा मटीरियल से मिलके बना होता है। तो जो भी हमने पढ़ा वही आपको एक्टिविटी नंबर 1 और 2 में दिखाया गया। तो 1 में आपने क्या किया, अपने सराउंडिंग से आपने जितनी भी मटेरियल्स थे, यानी कि ऑब्जेक्ट्स थे, उनको कलेक्ट कर लिया। और फिर उसके बाद आपने क्या किया, जो आपने कलेक्ट किया था ऑब्जेक्ट्स, उन सबको क्या किया, डिवाइड करने की कोशिश की, दैट आर मेड ऑफ पेपर एंड वुड। तो जो आपने सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट, अब आपको क्या करना है, ऐसे ऑब्जेक्ट को अलग कर देना है जो पेपर या वुड से बने हैं। तो जब आप पेपर या वुड से बने हुए ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट कर देंगे, अलग कर देंगे छाट के, जब आपके पास दो ग्रुप्स आ जाएंगे, एक ग्रुप ऐसा जिसके अंदर पेपर और वुड के ऑब्जेक्ट है, और दूसरा ऐसा जिसके अंदर ऐसे ऑब्जेक्ट है जो पेपर और वुड के नहीं बने। तो आप उसके बाद उस जो आपने कलेक्शन लिए उसको आप इस बेसिस पे भी सेपरेट करने की कोशिश कर सकते हैं कि ऐसी थिंग्स को अलग कर दे जो खाना बनाने के सामान में, मतलब एज अ सामान यूज़ होते हैं। तो जो ऐसे ऑब्जेक्ट जो प्रिपेयरिंग फूड में यूज़ होते हैं, और फिर दूसरा ग्रुप क्या होगा, ऐसे ऑब्जेक्ट जो प्रिपेयरिंग फूड में यूज़ नहीं होते। तो आप इस बेसिस पे भी अलग करने की कोशिश कर सकते हो अगर आपसे होता है। तो आप एक को एक बड़ी सी टेबल बनानी है जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, एक
एक कॉलम में ऑब्जेक्ट्स लेने हैं और दूसरे में उनका फिर मटेरियल देखना है। मतलब आप अपने टीचर्स स्टूडेंट्स सबसे पूछ के आप उनके मटेरियल्स के नाम पूछ के आप लिख सकते हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो किस मटेरियल से बना होता है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हमने पेन लिखा है तो पेन किससे बनता है, मे बी प्लास्टिक से भी बन सकता है, मेटल से भी बन सकता है। प्लेट्स जो होती है वो स्टील की होती है, ग्लास की होती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है। अलग अलग मटेरियल्स की प्लेट्स होती है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी बनाई जा सकती है। तो अब आपको एक्टिविटी 2 में क्या करना है, बस अब आपको ऑपोजिट कर देना, कुछ कॉमन मटेरियल्स पहले से सेलेक्ट करने हैं और फिर उसके क्या क्या ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं आपको ये सोच के लिखना है। तो इसमें क्या था, पहले आपने ऑब्जेक्ट कलेक्ट कर लिए और फिर उसके मटेरियल्स के बारे में सोचा। अब इसमें क्या करना है, आपको पहले मटेरियल्स लिखने हैं और फिर उससे क्या क्या ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं आपको ये लिखने हैं। तो यहाँ पे आपको आपने मटेरियल्स ले लिया, वुड हो सकता है, पेपर हो सकता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनसे कुछ ना कुछ चीज़ें हम बना सकते हैं। वुड से हम चेयर, टेबल, ब्लॉक पार्ट एंड इट्स व्हील्स यानी कि पहिए भी बना सकते हैं। पेपर से हम बुक, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉयज़ वगैरह बना सकते हैं। तो इसके अंदर आप देखिए काफ़ी सारी चीज़ों में जो हमारा कॉमन मटेरियल्स भी यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या, इन सारी चीज़ों में एक ही मटेरियल्स यूज़ हो रहा है। तो ये एक तरह से क्या हो गया, इन सारे ऑब्जेक्ट का कॉमन मटेरियल्स हो गया। तो कॉमन मटेरियल्स भी होते हैं, जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो सेम मटेरियल से भी बनते हैं। तो अब तक हमने देखा कि बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए हमें अलग अलग मटेरियल्स की भी ज़रूरत होती है। कुछ ऑब्जेक्ट्स में कॉमन मटेरियल्स भी होते हैं और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं मे बी सिंगल मटेरियल से भी बन सकते हैं या फिर मोर देन वन मटेरियल से भी बनाए जा सकते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें मटेरियल के बारे में और डिटेल में जानना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे मटेरियल्स की क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। अब हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ ही क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अगर हमें वुड से कुछ बनाना है तो हमें जो चीज़ बनानी है उसके लिए हम कौन सा मटेरियल लें ये उसकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमें एक ग्लास बनाना है, एक टम्बलर बनाना है यानी कि ग्लास, तो आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि अगर हमें ग्लास बनाना है, वो ग्लास हमने किसका बना दिया, कॉटन का बना दिया। और फिर उसमें हमें क्या स्टोर करते हैं, ग्लास में वाटर स्टोर करते हैं। तो जब हम वाटर स्टोर करेंगे तो वो क्या हुआ, वाटर जो होता है वो आउट हो जाएगा, होल्ड नहीं कर पाएगा। तो हमें ऐसा मटेरियल यूज़ करना है ग्लास बनाने के लिए जो एटलीस्ट वाटर होल्ड कर पाए। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ये क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ में आएगा। तो इसके लिए हमें मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को जानना पड़ेगा ताकि हम उससे कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना है और कौन सा बना सकते हैं इसके लिए हमें पता चले। तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो हम उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं कि कौन से मटेरियल से बनाना है। तो इसी एग्जांपल को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि अगर हम मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ, अगर हम क्लॉथ का टम्बलर बनाएंगे तो ऑब्वियसली पानी होल्ड नहीं कर पाएगा। तो हमें टम्बलर बनाने के लिए ग्लास, प्लास्टिक या मेटल वगैरह चाहिए जिसके पास होल्डिंग कैपेसिटी हो, डेट विल होल्ड वाटर, जो वाटर को होल्ड कर सके। तो पेपर लाइक, और इसकी दूसरा एग्जांपल हो गया कि हम पेपर से कुकिंग वेसल्स नहीं बना सकते। ऑब्वियसली बर्तन हम पेपर के बनाएंगे तो हम वो हीट करेंगे तो वो तुरंत क्या कर जाएंगे, जल जाएंगे। तो ये एक स्टूपिड सी बात हो गई कि पेपर के वेसल्स कैसे बन सकते हैं, कुकिंग वेसल्स। तो यही आपको इस डायग्राम में समझाया गया है। तो हम अब डिटेल में एक एक करके प्रॉपर्टीज देखेंगे मटेरियल्स की। यहाँ पे यही आपको बताया गया कि वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी। तो हम मटेरियल्स इस बेसिस पे ही चूज करते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है और क्या क्या, दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तो प्रॉपर्टीज़ क्या है और हमारा पर्पस क्या है ऑब्जेक्ट को बनाने का। मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट हमें बनाना है, ग्लास बनाना है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि वो होल्ड करना चाहिए वाटर को। तो ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे जो इस प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता हो, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसके अंदर हो। तो अब प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें मटेरियल्स की तो क्या क्या हो सकती है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है हमारी अपीरियंस। तो अपीरियंस क्या होता है, मतलब दिखना, बाहर से दिखना, वो कैसा दिख रहा है, उसका कलर क्या है, शेप क्या है, साइज़ क्या है, ये सारी चीज़ें क्या होगी, अपीरियंस में आ गई। तो अपीयरेंस के लिए हमारी एक्टिविटी 3 है। तो अपीयरेंस में हम क्या है, बहुत सारे जो मटेरियल्स होते हैं वुड जैसे होते हैं, लुक लाइक वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। तो अगर हम वुड और आयरन को देखें तो दोनों आपस में क्या है, बहुत डिफरेंट दिखते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम वुड और आयरन को दोनों को मिल के कंपेयर करें किसी तीसरे मटेरियल से, वुड और आयरन जो है आपस में काफ़ी डिफरेंट है। लेकिन अगर हम आयरन को कॉपर के साथ कंपेयर करें, एल्युमिनियम के साथ कंपेयर करें, तो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी आएगी, जो कि कुछ ना कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज आएगी जो कि वुड में नहीं होगी। तो वुड को अगर हम इन तीनों से मिलकर कंपेयर करें तो कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज ऊपर तीनों में आएगी, क्योंकि तीनों मेटल्स हैं। ये भी हम आगे डिटेल में देखेंगे कि मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होती है, बट वुड के अंदर मेटल की प्रॉपर्टी नहीं होती। तो ये ऑब्वियसली इन तीनों से ज़्यादा डिफरेंट है। तो वुड, तो बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ भी होती है दो डिफरेंट मटेरियल में, या फिर ऐसे भी होते हैं बहुत डिसिमिलर मटेरियल्स भी होते हैं। तो अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात करें तो स्मॉल पीसीस ऑफ डिफरेंट मटेरियल, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, ये सब चीज़ के मटेरियल इकट्ठा करना है और फिर उसके अंदर कट लगाना है। तो टीचर, अब यहाँ पे लिखा है कि आप टीचर आपकी कट लगाएगी तो आपको ऑब्जर्व करना है कि दो पीसीस को लेके जो उनका फ्रेश कट सरफेस जो है, क्या उसके अंदर कोई शाइनी अपीयर हो रही है, शाइन अपीयर हो रही है, मेटल शाइन कर रहे हैं।
तो अगर वो शाइन कर रहे हैं तो यानी कि वो शाइनी मटेरियल्स है। तो इस प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं, जब कोई मटेरियल जो है वो शाइन करता है तो इस प्रॉपर्टीज़ को हम लस्टर कहते हैं। तो ये भी एक अपीयरेंस की प्रॉपर्टी होगी, मतलब बाहर से दिख रहा है हमें ईजिली। लस्टर प्रॉपर्टी जो है यानी कि शाइनिंग प्रॉपर्टी जो है मटेरियल की, वो हमें बाहर से देखने में दिख रही है, तो ये भी अपीयरेंस के अंदर आएगी। तो अपीयरेंस के अंदर फर्दर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो है लस्टर और दूसरा है हार्डनेस। तो हार्डनेस भी अपीयरेंस के अंदर, क्योंकि हार्डनेस भी हमें बाहर से देख के पता लगा सकते हैं। तो ये दोनों अपीयरेंस की अंदर ही प्रॉपर्टीज आएगी। तो फर्स्ट है शाइनी मटेरियल। शाइनी मटेरियल पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो मटेरियल के अंदर फ्रेश कट लगाएंगे, या तो हम उसे रब करके भी देख सकते हैं। इंस्टेड ऑफ कटिंग कैन यू रब द सर्फेस ऑफ मटेरियल विद द सैंड पेपर। तो हम मटेरियल के सर्फेस को रब करेंगे सैंड पेपर से, अगर उसका सर्फेस शाइनी हुआ तो भी वो क्या होगा, उसके अंदर लस्टर प्रॉपर्टी प्रेजेंट होगी। तो लस्टर प्रॉपर्टी का पता लगाने के लिए हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो उसे कट करके देख सकते हैं, तो जो वो फ्रेश कट होगा अगर वो शाइन कर रहा होगा तो उसके अंदर लस्टर प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, और या फिर हम उसको सैंड पेपर से रब करके देख सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट है हमारी हार्डनेस की प्रॉपर्टी। तो हार्डनेस प्रॉपर्टी में क्या होगा, जो ईजिली हाथ से पता चल जाए कि हार्ड है या नहीं। तो हार्ड हम पता कैसे लगाएंगे, उसे हम कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे। तो वो अगर ईजिली दब रहा होगा, कंप्रेस हो रहा होगा, तो इसका मतलब वो सॉफ्ट मटेरियल्स है। तो सम ऑफ देम मे बी हार्ड भी हो सकते हैं, हार्ड टू कंप्रेस, एंड अदर कैन बी ईजिली कंप्रेस। जो ईजिली कंप्रेस होंगे उसे हम सॉफ्ट मटेरियल की कैटेगरी में डालेंगे, और जो हार्ड होंगे कंप्रेस करते हुए, यानी दबाते बहुत मुश्किल से दब रहे होंगे, कंप्रेस हो रहे होंगे, तो उसको हम हार्ड मटेरियल्स की कैटेगरी में डालेंगे। तो हमने अभी देखा कि मटेरियल्स जो हैं वो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे, वो सॉफ्ट भी हो सकते हैं या फिर हार्ड भी हो सकते हैं। तो मटेरियल्स जिसे हम इजीली कंप्रेस या फिर स्क्रैच कर सके, तो कंप्रेस करने की कोशिश करनी है और स्क्रैच करना है। अगर वो इजीली कंप्रेस हो रहा है, आसानी से दब रहा है, आसानी से स्क्रैच हो रहा है, तो हम उन मटेरियल्स को सॉफ्ट की कैटेगरी में डालेंगे, सॉफ्ट मटेरियल की कैटेगरी में। अदरवाइज जो ईजिली नहीं हो रही, यानी कि डिफ़िकल्टी हो रही है उनको कंप्रेस करने में और स्क्रैच भी नहीं हो पा रहे, तब उन्हें हम हार्ड मटेरियल्स की कैटेगरी में डालेंगे। तो इसका एग्जांपल है कॉटन और स्पंज। तो कॉटन आपने देखा होगा, उसको हम ईजिली दबा सकते हैं, उसका जो मास है वो बहुत कम कर सकते हैं। स्पंज को भी हम ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं, कहीं पे भी स्क्रैच भी ईजिली कर सकते हैं। तो कॉटन और स्पंज जो होंगे वो सॉफ्ट मटेरियल्स होंगे। लेकिन वहीं हम आयरन, लोहा देख लो, अब लोहा आप पकड़ के कितना भी दबाते रहो, आप उसको थोड़ा सा भी आप नहीं दबा सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, तो वो हार्ड मटेरियल्स के अंदर आता है। जैसे कि अभी हमने इसके पहली प्रॉपर्टी देखी थी लस्टर की, तो लस्टर के भी एग्जांपल्स थे, मतलब शाइनिंग मटेरियल्स। तो लस्टर प्रॉपर्टी जिन मेटल्स के अंदर होती है उसका एग्जांपल है आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड। तो ये सारी चीज़ें आपने कहीं पे भी देखी होगी, तो इसमें इजीली आप देख सकते हैं कि ये दूर से ही शाइन करते हैं मेटल्स। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको कट करके देख सकते हैं, मेटल्स जो होते हैं वो शाइन करते हैं, पूरा मटेरियल जो है वो शाइन करता है, बट कभी कभी वो अपनी शाइन को लूज कर देते हैं और डल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एयर में वो प्रेजेंट है, अगर खुले एयर में, खुली हवा में प्रेजेंट है, तो एयर से वो रिएक्ट कर सकते हैं, रिएक्शंस हो सकती है। तो वो मॉइस्चर जो है उसके ऊपर एक नमी बना लेता है, एयर से रिएक्ट करके एक लेयर बना लेता है, लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से उसकी लस्टर जो है वो चली जाती है और डल हो जाता है। लेकिन उसके अंदर ऐसा नहीं है कि लस्टर प्रॉपर्टी नहीं है, ऊपर से नहीं दिखी। इसलिए हम जब भी हम पता लगाना है कि मटेरियल शाइन कर रहा है नहीं शाइन कर रहा, उसके अंदर लस्टर प्रॉपर्टी है या नहीं, उसके लिए हम फ्रेशली कट लगाएंगे। तो कट लगाने के बाद जो फ्रेश सरफेस होगा उसको हम देख के इजीली पता लगा सकते हैं इसके अंदर लस्टर प्रॉपर्टी है या नहीं। तो ऐसे आप नेक्स्ट है हमारा सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब ऐसी चीज़ें जो घुल सकती है और जो नहीं घुल सकती, मतलब घुलनशील और अघुलनशील। तो हमें एक्टिविटी नंबर 4 में अब हम देखेंगे क्या करना है हमें। अब हमें इसमें कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने हैं, वो भी सॉलिड सब्सटेंस के। अब सॉलिड सब्सटेंस क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करनी है, शुगर कर सकते हैं आप, चीनी, नमक, चॉक पाउडर, यानी कि जो चॉक होती है आप जो क्लासेस में यूज़ की जाती है, उसको पाउडर फॉर्म में करके और फिर उसको आपको कलेक्ट करना है। फिर सैंड यानी रेत को कर सकते हैं, सॉ डस्ट को कर सकते हैं। सॉ डस्ट मतलब बुरादा, किसी भी चीज़ का पाउडर वाला पार्ट जो होता है बुरादा या फिर चूरा कह सकते हैं। तो ये सारी सॉलिड सब्सटेंस आपको कलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको 5 ग्लासेस लेनी है। तो अब 5 ग्लासेस, जैसे कि या फिर आप बीकर्स भी ले सकते हैं जो आपको डायग्राम्स में दिख रहा है ऐसे। अब 5 ग्लासेस लेके आपको सबके अंदर 2/3 वाटर फिल कर देना है, मतलब आधे से थोड़ा सा ज़्यादा जो होता है 2/3 पार्ट जो होता है उसे वाटर से फिल करके रखना है। अब 1 बाय 1 एक एक ग्लास में आपको एक एक करके वो सॉलिड सब्सटेंस डालना है। तो हमने क्या क्या सॉलिड सब्सटेंस देखे थे, सॉल्ट। तो सबसे पहले हमने एक बीकर या ग्लास लिया, उसके अंदर पानी भर के अब उसके अंदर हमने सॉल्ट डाल दी। अब सॉल्ट डाल के आपको क्या करना है, उसको स्पून से लेके पर्टिकुलर अच्छे से थोड़ी देर तक क्या करना है, उसे मिक्स करना है। मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको छोड़ देंगे और उसके बाद हम देखेंगे क्या उसके अंदर हमें सॉल्ट दिख रही है। अगर वो अच्छे से मिक्स हो गई तो आपको दूसरे कॉलम में लिखना है डिसअपियर्स कम्प्लीटली इन वाटर। तो अगर वाटर में वो पूरी तरह से घुल गई है, यानी कि अब हमें नहीं दिख रही सॉल्ट, तो आपको लिखना है
मिक्स हो गई है, डिसअपियर हो गई, अब हमें नहीं दिख रही। फिर इसके आपको दूसरा ग्लास लेना है, इसके अंदर उसको भी अंदर भी आपने पानी फिल किया था 2/3, तब उसके अंदर आपको दूसरा सॉलिड सब्सटेंस डालना है, शुगर। फिर शुगर को भी डाल के आपको स्पून से अच्छे से स्टेट करना है इस तरह से, और फिर उसका आपको थोड़ी देर कुछ मिनट्स छोड़ देना है, और फिर उसके बाद आपको नोटिस करना है कि क्या उसके अंदर से शुगर डिसअपियर हुई या हमें एज इट इज़ दिख रही है। तो अगर डिसअपियर हो गई है तो आप डिसअपियर्स लिखेंगे, और अगर हो रही है तो आपको अपीयर्स लिखेंगे। उसके बाद सेम चीज़ आपको चॉक पाउडर और सॉडस्ट के साथ करना है, और आपको टेबल कंप्लीट करना है। तो इससे हमें पता चल रहा है जो चीज़ वाटर के अंदर अब डिसअपियर हो गई स्टर करने के बाद कुछ मिनट बाद, इसका मतलब वो क्या है, वाटर के अंदर वो चीज़ सॉल्यूबल है, तो वो सब्सटेंस क्या है, सॉल्यूबल इन वाटर, तो हम कह सकते हैं उसे सॉल्यूबल इन वाटर। और उसके अलावा बाकी सब्सटेंस जो जैसे कि सैंड जो होगा और चॉक पाउडर और सॉडस्ट जो आप देखेंगे, वो उसको आप कितनी भी देर तक मिक्स करते रहे, वाटर में स्टिर करते रहे, उसके बाद भी आपको वो चीज़ें पानी में ऐसी एज इट इज़ दिखेंगी, मतलब जैसा आपने सैंड डाला था आपको वैसी ही दिखेगी, कभी भी डिसअपियर नहीं होगी। तो जो चीज़ डिसअपियर नहीं हो सकती तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हो गई इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ऐसे को हम क्या करेंगे, ऐसे सब्सटेंस को इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब बहुत देर से आपने स्टिर किया उसके बाद भी वो अपीयर हो रही है, तो वो इनसॉल्युबल इन वाटर है। तो यहाँ पे हमने टर्म देखी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। अब आपको एक्टिविटी नंबर 5 में क्या करना है, इसके अंदर भी आपको कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने हैं, लेकिन लिक्विड सैंपल्स है, जैसे कि विनेगर जो सिरका होता है, लेमन जूस नींबू का पानी, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, कैरोसिन एंड एनी अदर लिक्विड, मतलब आपको अब लिक्विड ही इकट्ठा करना है। मतलब आपको सैंपल में पहले हमने सॉलिड से किए थे, अब आपको लिक्विड सब्सटेंस कलेक्ट करना है। तो अब लिक्विड सब्सटेंस को क्या करेंगे, अब आप इसको वाटर में डाल के देखेंगे। तो आपको सेम ग्लासेस या फिर बीकर लेना है, उसके अंदर पहले 2/3 वाटर फिल करना है, फिर उसके बाद आपने जो लिक्विड सब्सटेंस कलेक्ट किए हैं उसको 1 बाय 1 एक एक ग्लासेस में डाल के देखना है। तो सबसे पहले आपने विनेगर डाला, विनेगर जब आप डालेंगे फिर इसको भी अच्छे से स्टर करना है, और फिर स्टर करने के बाद आप देखेंगे अगर वो मिक्स हो जाता है, हमें नहीं दिखता, मतलब विनेगर एज इट इज़ नहीं दिखता जैसा हमें पहले हमने डाला था, मे बी डालने के बाद ऐसा हो सकता है कि वाटर का कलर चेंज हो जाए या कुछ रिएक्शन हो जाती है, तो मतलब वो वाटर को चेंज कर देगा, लेकिन वाटर के अंदर मिक्स हो जाना चाहिए, जैसा विनेगर हमने डाला था वैसा नहीं दिखना चाहिए। कोई भी सब्सटेंस जैसे लेमन जूस हमने डाला तो हमें लेमन जूस, अब हम उसको अलग नहीं कर सकते, लेमन जूस एज इट इज़ नहीं दिखेगा हमें उसमें, वो मिक्स हो जाएगा, तो मे बी वाटर का भी कुछ चेंजेस आएंगे अगर वो मिक्स होगा तो विनेगर डाला वो मिक्स हो गया अच्छे से, तो आपको लिखना है मिक्स वेल। लेमन जूस डालेंगे तो वो भी मिक्स हो जाएगा, बट अब ऑयल डालेंगे कभी भी वाटर में, कोई सा भी ऑयल, तो वो क्या होगा, ऐसे ऊपर एक लेयर बना लेगा, तो इसे हम ये नहीं कह सकते कि ये मिक्स हो गया, तो ये सिर्फ एक लेयर बना लेगा। सेम चीज़ आप कोकोनट ऑयल के साथ भी देखेंगे और कैरोसिन के साथ भी देखेंगे। तो जब वाटर के ऊपर लेयर बना लेते हैं तो आपने नोटिस किया सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्स विद वाटर, कुछ ऐसे भी है लेमन जूस और विनेगर देखा जो कम्प्लीटली मिक्स हो गए, बट कुछ ऐसे भी देखे जो मिक्स नहीं हो रहे और क्या कर रहे हैं, एक सेपरेट लेयर बना रहे हैं कुछ समय बाद। मतलब जब आपने पहले मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो वो सेंटर में रहेगा, लेकिन जब आप कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तब जाके ये आपको अलग सेपरेट लेयर जो आपको ऐसी है ये देखने को मिलेगी। ये जो लेयर आप देख रहे हैं हर ऑयल के साथ मिलेगी। तो ये क्यों दिख रही है, तो सम गैसेस, इसी की वजह से दूसरा कॉन्सेप्ट है गैसेस का, कुछ गैसेस भी होती है वो सॉल्युबल इन वाटर होती है, बट कुछ गैसेस सॉल्युबल नहीं होती। तो अगर आप मोस्ट फेमस गैस जो हर लिविंग गैस जो हर लिविंग बीइंग को यूज़ होती है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या है, वाटर में डिजोल्व हो सकती है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व नहीं हो सकती तो जो वाटर में एनिमल्स रहते हैं, जो वाटर में लिविंग बीइंग रहते हैं, वो सांस कहाँ से लेते हैं, उन्हें ऑक्सीजन कैसे मिलती, तो वाटर में फिशेस वगैरह रहती है, एनिमल्स भी रहते हैं, कुछ प्लांट भी सर्वाइव करते हैं, तो उनके लिए डिजोल्व वाटर में जो ऑक्सीजन है ना डिजोल्व, वही यूज़ होती है उनके रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने में। तो ऑक्सीजन जो है वो भी एक गैस है, तो वो वाटर में डिजोल्व हो सकती है, बट अदर गैसेस डिजोल्व नहीं हो सकती, बहुत सारी गैसेस जो डिजोल्व नहीं हो सकती, जैसे नाइट्रोजन डिजोल्व नहीं हो सकती। अब एक और कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट। अब हमने लिक्विड देखा, सॉलिड सब्सटेंस देखा, अब हम ये देख सकते हैं कि वाटर के अंदर हम ऑब्जेक्ट डाले, हैवी ऑब्जेक्ट जो हमारे स्टार्टिंग चैप्टर के स्टार्टिंग में देखे थे, रबर, पेंसिल, लंच बॉक्स, ऐसी चीज़ें जो ऑब्जेक्ट देखी, वो उसको अगर हम पानी में डालेंगे तो दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो पानी में तैर सकता है या तो डूब जाएगा, या तो वो फ्लोट करेगा या तो वो सिंक करेगा। तो जैसे ये अभी आपने लिक्विड में भी देखा था एक्टिविटी नंबर 5 में कि कुछ लिक्विड्स क्या थे, वो कुछ मटेरियल्स में मिक्स नहीं हो रहे थे, हमने देखा था जैसे कि ये जो है ये मिक्स नहीं हो रहे थे, लेकिन उस पर फ्लोट कर रहे थे, यानी कि सरफेस ये वाटर है, वाटर की सरफेस पे क्या कर रहे हैं, ऊपर एक लेयर बना रहे हैं, मतलब फ्लोट कर रहे हैं, तैर ही रहे हैं, क्योंकि मिक्स तो हो नहीं रहे और ना बॉटम में जा रहे हैं, तो हम इसे कह सकते हैं कि फ्लोट कर रहे हैं। तो लिक्विड में भी फ्लोट कर रहा है। इसी तरह से जब आप सॉलिड ऑब्जेक्ट्स देखेंगे तो ये भी क्या कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं या तो सिंक कर सकते हैं। तो आपको ऐसी एग्जांपल्स ढूंढने और फिर ट्राई करना है, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। आप वाटर लीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, वाटर लेके उसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट डालिए और आप नोटिस कीजिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है और कौन सा सिंक कर गया, और फिर उसकी आप लिस्ट बना लिए कि ये फ्लोटेबल ऑब्जेक्ट है और ये सिंक हो रहा है ऑब्जेक्ट, तो दो कॉलम बना सकते हैं आप टेबल में। तो एग्जाम्पल में भी आप ड्राई लीव्स ले सकते हैं,
पॉन्ड में डाल के देख लीजिए या फिर वाटर में डाल के देख लीजिए। स्टोन अगर हम डालते हैं, कोई पत्थर फेंकते हैं पॉन्ड में, तो आपको पता है कि वो डूब जाता है, तैरता नहीं है। तो ड्रॉप ऑफ हनी आप ये भी ले सकते हैं, कुछ बूंदे हनी की ले सकते हैं, तो उसके साथ क्या होता है, तो यहीं पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। आपको ऐसे करना है, एक बीकर या ग्लास लेना है और आप बहुत सारी ऑब्जेक्ट उसमें डाल दें, तो आपने देखा की जो है वो सिंक कर रही है, कुछ आपने वेजिटेबल्स लिए वो फ्लोट कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें फ्लोट करती है और कौन सी चीज़ें नहीं करती।